हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के अपने दूसरे लेक्चर के ऊपर। इससे पहले हम लोग एंजाइम्स के बारे में बात कर चुके थे। एंजाइम्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली एंजाइम क्लासिफिकेशन के ऊपर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंजाइम क्लासिफिकेशन से दिक्कत होती है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन को लेकर के, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एंजाइम्स की जो अलग अलग क्लासेस हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता। तो आज के लेक्चर में हम वो भी बात करेंगे। आज का लेक्चर हिंदी में होगा और इसके बाद मैं इंग्लिश में भी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा एंजाइम के ऊपर। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली मैं इसके पहले ओवरव्यू के बारे में आपसे बात कर लूंगी, क्या क्या इसमें कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम की क्लासेस कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में देखेंगे कि एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन सी क्लास में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। और फाइनली उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या तरीके से हम याद कर सकते हैं इन क्लासेस को। और फाइनली कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो कोई भी चीज अगर आप देखें कि भाई एंजाइम की क्लासिफिकेशन की जरूरत या आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छे खासे तो जो कॉमन नेम थे एंजाइम्स के वो चल रहे होंगे। तो जरूरत क्यों पड़ी किसी भी एंजाइम को क्लासिफाई करने की, आखिर उसका नाम देने की, उसको अलग अलग क्लासेस में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए पहले के समय में क्या होता था कि जो ट्रिवियल नेम्स हुआ करते थे एंजाइम्स के, उसी से उनको जाना जाने लगा। अब ट्रिवियल नेम्स का मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से जो टिपिकल नेम्स हैं, जो कॉमन नेम्स हैं उनके, उससे उनका नाम जाना जाता था। बट बहुत सारे केसेस में इन ट्रिवियल नेम्स से एक्चुअली एंजाइम्स का जो प्रॉपर फंक्शन है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती थी। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि एंजाइम का नाम इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि उसके नाम से ही हमको उसके फंक्शन के बारे में जानकारी मिल सके। बट पहले के समय में जब ट्रिवियल नेम्स दिए जाते थे तो उससे हमें बहुत बार मल्टीपल केसेस में, कुछ केसेस में मिलती भी थी, बट मल्टीपल केसेस में ऐसा हुआ करता था कि आपको उसके नाम के बेसिस पे उसके फंक्शन की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अब ट्रिवियल नेम्स में जनरली क्या किया जाता था कि नाम से आप लास्ट में एज लगा देते थे और बेसिकली जो उसके सफिक्स में जो एज लगा दिया करते थे, जैसे कि रेसीमेज हो गया, जैसे कि म्यूटेज हो गया, इस तरीके से जो एज लगा करके हम लोग नाम सफिक्स के एंड में, सफिक्स के केस में हम लोग एस लगा देते थे। तो ये ट्रिवियल नेम हो जाया करता था, इसको हम लोग ट्रिवियल नेम बोला करते थे। बहुत सारे केसेस में ट्रिवियल नेम का मतलब समझ में आ जाता है और कई सारे केसेस में आप नहीं समझ सकते। तो जैसे यहाँ की मैंने लिखा भी हुआ है कि अब बहुत कम रिजेम्बलेंस होता है कई सारे केसेस में, जो इसका फंक्शन होगा इस एंजाइम का, उस फंक्शन से वह नाम जो होगा वो बहुत कम रिजेंबल करेगा, यानी कि उसके नाम से आप उसके फंक्शन का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे कि एक ट्रिवियल नेम के बारे में बात करूं, यहाँ पे एज नहीं लगा हुआ है, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रिप्सिन की। अब देखिए ट्रिप्सिन के केस में क्या है, ट्रिप्सिन का नाम अगर कोई बोले, अगर नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट होगा तो आप ट्रिप्सिन नाम बोलेंगे तो शायद उसका वो फंक्शन नहीं पहचान पाएगा। हालांकि आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्रिप्सिन का मतलब पता होगा कि वो क्या करता है, बट नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं जान पाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पहले के नाम हुआ करते थे उनमें मीनिंग नहीं छिपा होता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या जिसकी वजह से लोगों के बीच में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। तो अब क्या हुआ, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम कमीशन, यानी कि ईसी नाम से जाना जाता है, ये अथॉरिटी ने कुछ स्टेप्स लिए और जिनकी वजह से जो नामकरण का जो पूरा प्रोसेस है वो आया, यानी कि एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात शुरू हुई और एंजाइम्स की नेमिंग की बात शुरू हुई। फिलहाल हम आज के लेक्चर में नेमिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नेमिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्लासिफिकेशन के ऊपर आता है, तो आज के लेक्चर में उसको देखेंगे। तो चलिए यहां तक उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, आप इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ओके, तो यहां तक की बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ नेमिंग। मैं नेमिंग के ऊपर बस थोड़ी सी बातचीत करूंगा क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो नेमिंग क्या होती है, यानी कि इलेक्शन कमीशन में बोल रहा हूं, हालांकि इलेक्शन आने भी वाले हैं दिल्ली में, तो इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपकी एंजाइम कमीशन की बात कर रहा हूं। तो एंजाइम कमीशन का जो काम है, यानी कि एंजाइम कमीशन ने किस तरीके से नेमिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू किया, उसके बारे में बात करने वाले हैं।
तो प्रोसेस ऑफ नेमिंग किस तरीके से था, तो अब जो नाम दिया गया उसको हम लोग क्या बोलने लगे, सिस्टमिक नेम बोलने लगे। क्या बोलने लगे, सिस्टमैटिक नेम, सिस्टमैटिक नेम। और ये सिस्टमैटिक नेम किसने दिया था, ये सिस्टमैटिक नेम दिया है ईसी ने, एंजाइम कमीशन ने दिया हुआ है। अच्छा, इस जो सिस्टमैटिक नेम है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी कि किस तरीके से आप सिस्टमैटिक नेम जो है वो बना सकते हैं। तो नेम ऑफ सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट्स सेपरेटेड बाय अ कोलन, यानी कि जो जो सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, यानी कि जो एंजाइम है उस एंजाइम के लिए जो जो सबस्ट्रेट्स हैं उनको मेंशन करना है। तो नेम ऑफ द सबस्ट्रेट या फिर सबस्ट्रेट्स, क्योंकि हो सकता है एक ही सिंगल सबस्ट्रेट ना हो, मल्टीपल सबस्ट्रेट्स हो, तो उनको मेंशन करना है और उसके साथ साथ में हमें सेपरेट करना है उनको कोलन से। ये तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी दिखाऊंगा, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब लेकिन फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा उसके नाम के आगे आपको एज लगा देना है, एज लगा देना। ये बात हम आज भी जानते हैं, पहले के समय में भी एंजाइम्स के नाम के आगे सफिक्स में एज लगाया जाता था। आज के समय में भी जो उसका सिस्टमैटिक नेम होगा उसमें भी आपको लास्ट में एज लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरी स्लाइड के अंदर मैंने बताया है कि जो आपका एंजाइम कमीशन है उसने नामकरण की व्यवस्था या नामकरण कुछ इस तरीके से किया, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दो नाम बनाए गए। फर्स्ट नेम में आपको सबस्ट्रेट या फिर सबस्ट्रेट्स को लिखना है और उनको कोलन से सेपरेट आउट करना है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके नाम के आगे एज मेंशन कर देना है, यानी कि सफिक्स के फॉर्म में एज मेंशन कर देना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल के तौर पे भी दिखाता हूं। पहले आप इसकी फोटोग्राफ ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसकी नेमिंग की गई, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि किस तरीके से एंजाइम कमीशन ने नेमिंग करना शुरू किया। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप एक नाम देख सकते हैं, एक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसका नाम, और ये कॉमन नेम है इसका। लेकिन अगर हम लोग इसके सिस्टमैटिक नेम के बारे में बात करें तो सिस्टमैटिक नेम किस तरीके से हो जाएगा, एल मैलेट कोलन NAD+। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एल मैलेट है, और इस केस में एल मैलेट जो है वो ही आपका सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये सबस्ट्रेट है भाई, तो ये एल मैलेट इस समय सबस्ट्रेट है। इसके अलावा एक और चीज सबस्ट्रेट है और वो है NAD+, क्योंकि NAD+ यहाँ पे क्या करने आया है, NAD+ यहाँ से दो H+ आयंस को निकाल लेगा और रिड्यूस हो जाएगा। तो NAD इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू NADH में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है NAD+ का। तो यानी कि NAD+ भी यहाँ पे एक तरीके से सबस्ट्रेट है और एल मैलेट भी एक तरीके से सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से लिखा, इसका सिस्टमैटिक नेम एल मैलेट कोलन NAD+, और इसका जो लास्ट में जो नाम है एज लिख दिया। ऑक्सीडो रिडक्टेज है बेसिकली। अब ये ऑक्सीडो रिडक्टेज कहां से आ गया, ये बेसिकली क्लास है। ऑक्सीडो रिडक्टेज ये बेसिकली क्लास है, किस चीज की क्लास है, इस एंजाइम की क्लास है। उसी को हमें देखना है कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन या एंजाइम्स को आप क्लासेस में किस तरीके से बांट सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, यानी कि किस तरीके से आप एंजाइम्स को अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। तो आप इसकी एक इमेज ले सकते हैं चाहे तो आप। तो अगर ये याद रखिएगा, ये आपका सिस्टमैटिक नेम है, सिस्टमैटिक नेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स को आप अलग अलग क्लासेस में किस तरीके से बांट सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि एंजाइम्स की कितनी क्लासेस होती हैं। एंजाइम्स की होती हैं 6 क्लासेस, 6 क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की। तो पहली बात तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गई, 6 क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो क्लास हो गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन का यूनिट है वो है सब क्लास। सब क्लास के बाद फिर सब क्लास, और उसके बाद हो गया आपका इंडिविजुअल एंजाइम, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बॉटनी में या जूलॉजी में क्लासिफिकेशन करते हैं ना, फाइलम है या क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, इस तरीके की चीजें आप पढ़ते हो, सेम वे में यहाँ पे एंजाइम्स के केस में भी उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी कैटेगरी होती है क्लास। क्लास के अंदर आती है सब क्लास, सब क्लास के अंदर फिर से आती है सब क्लास, और सब क्लास के अंदर आते हैं इंडिविजुअल एंजाइम्स। खैर, हमें इतनी चीजों के बारे में डिस्कस करना नहीं है, इतने के ऊपर क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ आएगा आपको इससे, यानी कि जो क्लास मेंशन्ड है यहाँ पे उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए, अब तो जो भी एंजाइम
हर एक एंजाइम को, एंजाइम जो क्लासिफिकेशन की जो अथॉरिटी है यानी कि एंजाइम कमीशन है, उसने हर एक एंजाइम को एक ईसी नंबर दे रखा हुआ है, एक ईसी नंबर दे रखा हुआ है। अब ये ईसी नंबर बेसिकली उस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि कहने को जितनी भी एंजाइम्स हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर असाइंड होगा। जैसे कि आपका अपना कुछ नाम होगा और वो नाम आपका है, अगर वो नाम लिया जाए तो लोग समझेंगे कि यस ये आपको एड्रेस किया जा रहा है। सेम वे में अगर हम ईसी नंबर की बात करें तो ये हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक ईसी नंबर है। ठीक, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ये हो गई कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे देखूं तो ईसी नंबर किसी एक एंजाइम का अगर मान लीजिए 2.7.1.2 करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है ये बेसिकली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 जो है वो सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो 2 है वो इंडिविजुअल एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं और ये चारों के चारों जो नंबर्स हैं वो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला नंबर क्लास को, दूसरा नंबर सब क्लास को, तीसरा नंबर सब क्लास को, और चौथा नंबर जो है वो इंडिविजुअल एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ईसी नंबर दिया जाता है, यानी कि एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर दिया जाता है। और ये अगेन कौन दे रहा है? ये एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन की जो अथॉरिटी है यानी कि एंजाइम कमीशन है, उसके द्वारा दिया जाने वाला नंबर है, हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें 2.7.1.2 जो ये नंबर है वो किसका है? वो हेक्सोकाइनेज नाम के एक एंजाइम का है। शायद आपने हेक्सोकाइनेज का इस्तेमाल पढ़ा भी होगा जब आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोज कटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहां पे हम हेक्सोकाइनेज देखते हैं, या फिर कई बार आप ग्लूकोकाइनेज के बारे में भी वहां पे पढ़ते हैं। खैर, हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम फिलहाल के लिए अभी केवल एंजाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। तो ये हो गई कहानी हेक्सोकाइनेज की, और ये हो गया पूरा एक आइडिया, रफ आइडिया हो गया कि किस तरीके से अलग अलग बेसिस पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, आप इसकी फोटो ले सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आई बिलीव कि ये हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो सबसे पहली क्लास है वो कौन सी क्लास है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एंजाइम के बारे में देखा था, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और उसका जब हम सिस्टमैटिक नेम लिख रहे थे तो हम लोगों ने लास्ट में ऑक्सीडो रिडक्टेज लिखा हुआ था। ठीक, एल मैलेट था उसका सबस्ट्रेट, दूसरा सबस्ट्रेट था NAD+ और लास्ट में ऑक्सीडो रिडक्टेज लिखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है अब हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जल्दी से देखते हैं, एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर 1 है ये, और ये जो मतलब क्लास है बेसिकली जो 1 लिखा हुआ है ये क्या चीज है? ये क्लास है। मैंने आपको बताई थी कुल मिलाकर के 6 क्लासेस होती हैं, 6 क्लासेस होती हैं, और उसमें सबसे पहली क्लास के बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, 5 और 6 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखते जाइएगा कि हर क्लास के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तो और ईसी नंबर भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। अब आते हैं ईसी नंबर 1 में। सबसे पहला जो नाम है क्लास का वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा और रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। ये दोनों रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। तो एक बात समझने की कोशिश करिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी भी चीज में अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन आपने ऐड किया या हाइड्रोजन आपने रिमूव किया या इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट किए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ये सारे के सारे जो फिनोमिना हैं ये सारे के सारे ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। किसी भी चीज में आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे ऑक्सीडेशन होगा, किसी भी चीज में से अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव किया ऑक्सीडेशन होगा, किसी भी चीज ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ऑक्सीडेशन होगा, किसी भी चीज का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो अगेन ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल Fe2+ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe3+ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन।
इसी तरीके से अगर हम देखें तो Zn गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, Zn कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस, अगेन ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी का उल्टा कर दें तो सब का सब रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया, अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, चलिए एक दूसरे कलम से लिख देते हैं ताकि हम और आपको समझ में आ सके, जैसे कि यस इससे लिख सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, ये सारे के सारे जो फिनोमेना हैं, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, या ये सारे सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये आपको रिडक्शन दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, ये रिडक्शन दिखा रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया रिडक्शन, और ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, तो उम्मीद है कि ये इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो गए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ए मान लीजिए रिड्यूस्ड है इनिशियली, ए कंपाउंड क्या है, रिड्यूस्ड है इनिशियली। रिड्यूस होने का मतलब है इसके पास एक्सेस हाइड्रोजन है, एक्सेस हाइड्रोजन है इसके पास, या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, और इसके साथ बी ऑक्सीडाइज स्टेट में रिएक्ट कर रहा है। बी ऑक्सीडाइज स्टेट में है, यानी कि बी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ए के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ए अपने इलेक्ट्रॉन्स बी को दे देगा, और जिसकी वजह से बी ऑक्सीडाइज कंडीशन से रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ए जिसके पास अभी तक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से ए ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम इस कैटेगरी में आता है वो और कुछ नहीं है, और है वो डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ऑक्सीडेजेस इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से रिडक्टेजेस इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के एग्जाम्पल हैं। इसको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ठीक, तो आप पहले तो इसकी इमेज ले लीजिए ऑक्सीडो रिडक्टेज की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, रिडक्शन कब हो रहा है, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो डिहाइड्रोजिनेजेस, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाएगा, यानी कि कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा और कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडो रिडक्टेज के केसेस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, और ये है जो नंबर 2 है, और इस नंबर 2 क्या है, बेसिकली क्लास है। अगेन ये भी इसी वन भी क्लास था, यहाँ पे 2 भी क्लास है, और ये इस क्लास का नाम है ट्रांसफरेजेस। क्या नाम है, ट्रांसफरेजेस। अब कोई पूछे कि ट्रांसफरेजेस क्या होती है, तो ट्रांसफरेजेस का मतलब है जो कि किसी चीज को, ऐसा एंजाइम जो एक ग्रुप को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स को ट्रांसफरेजेस कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखें यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ट्रांसफरिंग ऑफ एन एटम और ग्रुप, यानी कि जरूरी नहीं है कि पूरा ग्रुप को ही ट्रांसफर किया जाए, एटम को भी ट्रांसफर करने वाले ऐसे एंजाइम्स को हम लोग ट्रांसफरेजेस कहते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ग्रुप्स का ट्रांसफर ही देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो काइनेजेस, अब काइनेजेस क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। मिथाइल ट्रांसफरेजेस, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। काइनेजेस क्या करेंगे, PO4 माइनस ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद फॉर्माइल ट्रांसफरेजेस, फॉर्मिल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। अमाइनो ट्रांसफरेजेस, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे। तो ये कुछ ट्रांसफरेजेस के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए, ट्रांसफरिंग ऑफ एन एटम और ग्रुप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखें हम कि ये ए एक सबस्ट्रेट है, ए को क्या कह रहा हूं मैं, एक सबस्ट्रेट कह रहा हूं, और ये बी जो है वो ए के ऊपर लगा हुआ एक ग्रुप है।
ए क्या है, सबस्ट्रेट है, बी क्या है, ए के ऊपर लगा हुआ एक ग्रुप है, और ये सी क्या है, सी कोई दूसरा एलिमेंट है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, ये एंजाइम जो ट्रांसफरेज एंजाइम यहां पे पार्टिसिपेट करेगा, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस बी ग्रुप को उठा करके सी के ऊपर अटैच कर देगा। तो देखिए बी के साथ सी आ गया और ए जो है वो अकेला रह गया, ए अलग हो गया, बी के साथ जो है वो आकर के सी जुड़ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेजेस। तो एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक कोई ग्रुप लगा हुआ था, उस ग्रुप को वहां से हटाया, दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच करवा दिया। यही तो काम है ट्रांसफरेजेस का, यही ट्रांसफरेजेस काम करता है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल जरूर याद रखें, बहुत जरूरी है, खासकर काइनेजेस, मिथाइल ट्रांसफरेजेस, ये तो हर एग्जाम में पार्ट पूछे जाते हैं। तो काइनेजेस हो गया, मिथाइल ट्रांसफरेजेस हो गया, फॉर्मल ट्रांसफरेजेस हो गया, अमाइनो ट्रांसफरेजेस हो गया, इसको याद रखें। चलिए इसकी फोटो ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ सकें। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, यानी कि ये क्लास है ईसी नंबर 3, और ये ईसी नंबर 3 बेसिकली और कुछ नहीं है, आपकी है हाइड्रोलिसिस। क्या है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नंबर 3। अब हाइड्रोलिसिस का काम क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करवाना, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करवाना। अब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं A प्लस बी, सॉरी अगर मैं इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, यस, तो ये ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, और यहाँ पे हम लोगों ने H2O दिया है, और यहाँ पे ये इसी क्लास नंबर 3 है। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, इसी क्लास नंबर 3 हाइड्रोलेज है किसी तरीके का। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के साथ लेटर से H जुड़ गया, और प्लस बी के साथ जो है वो OH जुड़ गया। ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के कहने का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूट करके क्या बन जा रहा है जी, बॉन्ड टूट रहा है, और उसके बाद वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड टूट रहा है। इस बात को याद रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड टूट रहा है। तो H2O वाली बात यहाँ पे क्लियर हो गई, और AHBOH टूटेगा, ये बात क्लियर हो गई, और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन समझ में आ गया। तो ये हो गया वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। अब हम सभी को ये पता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे इसी ट्रेंड के ऊपर काम कर रहे होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम। तो अब देखें यहाँ पे, जैसे कि एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, न्यूक्लियेज हो गया, एसिड हाइड्रोलेज हो गया, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस की तरीके से काम करते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो सबस्ट्रेट है, आपके फूड के अंदर जो सबस्ट्रेट आपने कंज्यूम किया है, वो कहीं ना कहीं उसके बॉन्ड्स टूटते हैं ताकि हमें आगे चल करके उससे एनर्जी मिल सके। तो ये कहानी हो गई आपकी हाइड्रोलिसिस की, ईसी नंबर 3। अब आ जाइए ईसी नंबर 4 के ऊपर, और ईसी नंबर 4 आपका है लाइएज। देखिए लाइएज में भी क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज ही होता है, यहां पर भी बॉन्ड टूटता ही है। तो देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट बट नॉट बाय हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर भी हम बॉन्ड का ब्रेकेज देखेंगे, बॉन्ड टूटेगा बट विदाउट वाटर, पानी यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए अपन इसको हाइड्रोलाइसिस ना कह करके इसको लाइएजेस का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रुप रिमूव हो रहा है, या आप कह सकते हैं बॉन्ड का टूटना देखने को मिल रहा है, बट पानी की प्रेजेंस में नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं A डबल बॉन्ड B प्लस HX। अब ये HX वाटर तो है नहीं, अब ये इसके साथ आप देख सकते हैं A के साथ X जुड़ गया, और B के साथ H जुड़ गया, और ये बॉन्ड यहां से टूट गया। जनरली हम डबल बॉन्ड का ब्रेक करना देखते हैं यहाँ पे लाइएजेस में। अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। तो आप देखा ना, आपने डबल बॉन्ड के ऊपर ही ज्यादातर लाइएजेस जो है वो काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, यहां से एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल इनोलेज, एल्डोलेज। अब ये रेस्पिरेटरी साइकिल है उसके अंदर यूज होने वाले कुछ एंजाइम्स हैं। फ्यूमरेज, रूबिस्को आपका जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाला एक एंजाइम है। इसके अलावा एटीपी सिंथेज, ठीक, इसके अलावा मैलेट सिंथेज, याद है ना, ये सारे के सारे मेजरली आपके रेस्पिरेटरी साइकिल में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स हैं, और ये लाइएजेस हैं, ब्रेक कर रहे हैं बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ज्यादातर ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया पूरा लाइएज का कॉन्सेप्ट। एक बार फोटो ले लीजिए इसकी।
ठीक है, तो उम्मीद है कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्लास नंबर 5। और क्लास नंबर 5 आपकी आइसोमरेजेस है। क्या है? आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस। अब आइसोमरेजेस का मतलब क्या हो गया? ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन को करवाती है। आप पूछेंगे सर आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है? ये कुछ ऐसी रिएक्शन खास नहीं है, बस यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि जो भी रीअरेंज होकर के बनता है उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी बदलाव नहीं होता। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले था वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब रहेगा, बट एक रीअरेंजमेंट कर दिया गया, ग्रुप को इधर से उधर उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया गया। बस यही किया जाता है आपके आइसोमरेजेस के द्वारा। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से बी, यहाँ पे ए बी था इस तरीके का, अब ये क्या हो गया? बी ए बन गया। हमने बस इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई बदलाव आएगा? नहीं, कोई फॉर्मूला में बदलाव नहीं आया। अगर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर में बस जो ग्रुप्स हैं वो इधर उधर चेंज हुए होंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी बदलाव नहीं आया होगा। तो ये कहानी हो गई आपके आइसोमरेजेस की। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे आइसोमरेजेस नाम ही है, म्यूटेजेस है, एपीमरेजेस है, रेसिमेजेस है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके आइसोमरेजेस क्लास के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लास नंबर 6, और ये क्लास नंबर है लाइगेजेस की। अब लाइगेजेस में एग्जाम्पल है सिंथेटेजेस। अभी आपने सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल देखा होगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये नाम जानते हैं ना? ये कब यूज होता है? जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है। और ट्रांसलेशन में जब आप ट्रांसफर आरएनए को चार्ज करते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड उसके ऊपर अटैच करते हैं, तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? यही एंजाइम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है। और ये सिंथेटेजेस कहां पे आते हैं? ये लाइगेजेस के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज भी आ जाएगा, डीएनए लाइगेज भी आ जाएगा। याद रखिएगा ये सिंथेटेज है और वो सिंथेज था, यानी कि सिंथेज में हम कब बात कर रहे हैं? जब आप लाइएज की अगर आप बात करें, लाइएज, लाइएज में मैलेट सिंथेज, एटीपी सिंथेज, याद आ रहा है? वो सिंथेज था और ये सिंथेटेज है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं? लाइगेजेस, दे आर कैटलाइज सिंथेटिक रिएक्शंस coupled with the hydrolysis of nucleoside triphosphate। अब कहने का मतलब है कि ये लाइगेजेस बिना एटीपी के काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज की आप बात करें, उसको एटीपी की आवश्यकता पड़ती है अगर वो दो डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ए और बी दोनों सेपरेट सेपरेट हैं। मैं यहाँ पे डीएनए नहीं दिखा रहा हूँ, बट ए और बी दो कंपोनेंट सेपरेट सेपरेट हैं, और एटीपी की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ए के साथ बी जुड़ जाएगा बॉन्ड के साथ, और यही काम है आपके लाइगेजेस एंजाइम के। उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये हमने देख लिया एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर 6 लाइगेजेस को। जल्दी से इसकी एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सारी की सारी क्लासेस हम लोगों ने देख ली हैं। अब क्लासेस के बाद हमें ये देखना है कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसको याद करने का क्या तरीका है। अगर हम इसको पूरी क्लासेस को याद करने की कोशिश करें तो सबसे आसान तरीका है ऑर्थलेल याद कर लीजिए, OTHLIL। इसका मतलब क्या है? O फॉर होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, T फॉर होता है ट्रांसफरेज, H फॉर होता है हाइड्रोलेज, L फॉर होता है लाइएज, और I फॉर होता है आइसोमरेज, और L फॉर होगा लाइगेज। तो ये मैंने फर्स्ट लेटर बस लिख लिया है। जितने भी आपकी एंजाइम की क्लासेस हैं तो आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं, ऑर्थलेल याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, जो लाइगेज होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लाइगेज कौन सी क्लास के अंडर आता है? तो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं, सिंथेटेज, SYNTHETASE। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, सिंथेटेज है ये, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सिंथेटेज नॉट सिंथेज। सिंथेज और सिंथेटेज में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है इसको भी हम लिख लेंगे। तो लाइगेज कम्स अंडर सिंथेटेज। अब देखिए सिंथेज और सिंथेटेज में क्या अंतर होता है इसको देख लेते हैं।
क्या अंतर है? देखिए सिंथेज जो होता है वो एक तरीके का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। सिंथेज क्या होगा? सिंथेज इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी एटीपी यूज नहीं होगा, कोई भी जीटीपी भी यूज नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का किसी भी तरीके से कंजम्पशन यहाँ पे नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर हम सिंथेटेज की बात करें तो सिंथेटेज क्या है? यहाँ पे एनर्जी का सोर्स इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे एनर्जी यूज की जाएगी। अब ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो सिंथेटेज में एनर्जी सोर्सेज यूज, अब आपको याद भी अगर याद रखना है तो आप अगर ट्रांसलेशन आपको थोड़ा सा याद है तो ट्रांसलेशन में आपको याद होगा कि जब भी ट्रांसफर आरएनए को चार्ज किया जाता है, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम एटीपी का इस्तेमाल करता ही करता है। बिना एटीपी के वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंथेटेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको एनर्जी की जरूरत है और सिंथेसिस को एनर्जी की जरूरत नहीं। तो ये हो गया। सॉरी, आप इसका इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि ये सिंथेटेज है। जस्ट अ मिनट। सिंथेटेज है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से लिखते हैं SYNTHETASE और ये सिंथेटेज का यहाँ पे ये दिया हुआ है एनर्जी सोर्सेज यूज, ठीक है। तो इसकी इमेज ले लीजिए आप जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि ये देख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं और अब देख सकते हैं ईसी हैज बीन, जो ईसी का जो एंजाइम कमीशन है उसने एक 7th क्लास भी इंट्रोड्यूस की है। ये 6th क्लास तो हम सभी को पता है, लेकिन रिसेंटली अभी कुछ समय पहले ही ये 7th क्लास भी इंट्रोड्यूस हुई है एंजाइम कमीशन के द्वारा, और इस क्लास को ट्रांसलोकेज क्लास बोला जाता है। ट्रांसलोकेज। अभी ट्रांसलोकेज क्लास में क्या है? इट कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन और देयर सेपरेशन विद इन द मेम्ब्रेन। अब जैसे कि अगर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो अब आयन का, या मान लीजिए A+ आयन है, इसके मूवमेंट को इधर से उधर या इधर से उधर जो कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स, उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है और इस एंजाइम की क्लास का नाम है ट्रांसलोकेज। ये 7 नंबर कैटेगरी में आती है और ये काम करती है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया हो। ये सबसे रिसेंट जो क्लास है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंजाइम कमीशन के द्वारा। तो इसकी इमेज ले लीजिए आप जल्दी से। ओके, चलिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ऑक्सीडोरिडक्टेज के बारे में कुछ बताया हुआ था। ऑक्सीडोरिडक्टेज मैंने यहाँ पे थोड़े से आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो ऑक्सीडेजेस या डिहाइड्रोजनेजेस या ऑक्सीजनेजेस, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेजेस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऑक्सीडेज में जो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीडेज एंजाइम कब इस्तेमाल किए जाते हैं? जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन सबस्ट्रेट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, यानी कि ऑक्सीजन कभी भी आप नहीं देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो सबस्ट्रेट में जाकर के जुड़ा हो। तो ये काम है ऑक्सीडेजेस का। तो ऑक्सीडेज कुल मिला के क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन को यूज करेंगे और इस ऑक्सीजन को किस तरीके से यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरीके से, बट ये ऑक्सीजन को फाइनली सबस्ट्रेट में ऐड नहीं करने वाले। तो ये ऑक्सीडेजेस हो गया। डिहाइड्रोजनेजेस के बारे में बोलें तो ये मॉलिक्यूल्स अदर देन ऑक्सीजन आर यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन ना होकर के कोई भी और दूसरी चीज हो सकती है, जैसे कि Na++ हो गया या Fa++ हो गया। ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरीके से इस्तेमाल होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन किस में हो रहा था? ऑक्सीडेजेस में। अगर हम ऑक्सीजनेजेस की बात करें तो इट इनकॉर्पोरेट्स ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट। ये ऑक्सीजनेज सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा। ये अंतर है इन तीनों एंजाइम्स में। तो ये 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको मुझे बताना था। तो किसमें डिफरेंस हो गया? ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेजेस और ऑक्सीजनेजेस के बीच में यहां पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसकी भी इमेज आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, उम्मीद है कि ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं परऑक्सीडेजेस की। तो परऑक्सीडेजेस भी एक ऐसा ही एंजाइम है और ये क्या काम कर रहा है? यूजेस H2O2 एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अभी तक हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? ऑक्सीडेजेस के बारे में। इसके अलावा हमने देखा ऑक्सीजनेजेस के बारे में। ऑक्सीजनेज क्या कर रहा था? ऑक्सीजनेज क्या कर रहा था? ये ऑक्सीजन को ऐड कर दे रहा था।
सबस्ट्रेट के अंदर, ऑक्सीडेज क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज हो रहा है, और वहीं पर ऑक्सीडेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O2 एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं फाइनली क्वेश्चंस की तरफ। तो उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखना बनता है, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर आपको ऊपर से थोड़ा सा अगर कटा हुआ दिख रहा है तो मैं इसको बोल देता हूं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको क्विकली बोल देता हूं और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसको लिख दूंगा। तो इन एंजाइम कैटलाइजिंग रिएक्शन ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ये क्या है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट। तो ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट would have an EC number with first digit। फर्स्ट डिजिट EC नंबर क्या होगा यहाँ पे, अगर कोई पूछ रहा है कि EC नंबर क्या होगा यहाँ पे, EC नंबर। अब आपको पता है कि ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस बस फॉस्फेट का ही तो ट्रांसफर हो रहा होगा, थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन में फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा होगा। क्या कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है उसमें कोई बदलाव हो रहा होगा, कोई बदलाव नहीं हो रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था एक तरीके से ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है, आइसोमरेजेस करते हैं, आइसोमरेजेस करते हैं। और आइसोमरेजेस का क्या क्लासिफिकेशन नंबर है, EC नंबर क्या होता है, उसका फर्स्ट जो नंबर होता है वो क्या होता है, अगर आप देखें OTHLIL। तो अब यहाँ पे आइसोमरेजेस जो है, ऑक्सीडेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, और ये हो गया आइसोमरेजेस। तो आइसोमरेजेस कौन से नंबर पे आ जाएगा, 5th पे आ जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द एंजाइम्स वेयर कैटालिसिस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेम्ड एज। एंजाइम्स वेयर कैटालिसिस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेम्ड एज। तो वो एंजाइम्स वेयर कैटालिसिस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है तो आपको याद होगा हम लोगों ने इस चीज को कहां पे पढ़ा था, जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वाला जो कैटेगरी था उसके अंदर पढ़ा था। अब ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में आपको याद होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे ऑक्सीडेजेस, ऑक्सीजनेजेस, परऑक्सीडेजेस, मतलब रिडक्टेजेस, इस तरीके के तमाम एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। और ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो आप ऑक्सीडेज कहते हैं, ऑक्सीडेज कहते हैं। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर डिहाइड्रोजिनेज आप कब कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज आप तब कहते हैं जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजनेजेस आप कब कहते हैं, जब ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाता है सबस्ट्रेट के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें थी, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, an enzyme that catalyzes the conversion of an aldose sugar to ketose sugar would be classified as one of the। अब आपको पता है कि एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर में बेसिकली एक तरीके का रीअरेंजमेंट ही तो होता है, रीअरेंजमेंट ही तो होता है। क्यों, अगर आप देखें तो CHO ग्रुप और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है और ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये आपस में रीअरेंजमेंट करके बन सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बोले तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ना, तो ये क्या हो गए, एक तरीके से एल्डो और कीटो फॉर्म हो गए। तो अब ये कौन सा एंजाइम ऐसा होगा जो इस तरीके का प्रोसेस करवा सके, तो ऑब्वियसली एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में बदलने का काम आइसोमरेजेस का होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर एग्जांपल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following enzyme transfers a phosphate group from ATP to another molecule। अब आपको पता है कि ट्रांसफर करने का काम किसी ग्रुप को, किसी एटम को कहीं पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वो ट्रांसफरेजेस एंजाइम के द्वारा किया जा सकता है। अब ट्रांसफरेजेस एंजाइम बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि अगर फॉस्फेट ग्रुप को आपको ट्रांसफर करना है तो वो काइनेजेस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, काइनेजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है एटीपी से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ट्रांसफर्स अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी से ये फॉस्फेट ग्रुप लेगा और किसी और को ट्रांसफर कर देगा। तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप कहीं और ट्रांसफर करने वाले एंजाइम को ही काइनेज कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ एंजाइम कैटलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन एक तरीके का, ये H+ आयन यहाँ पे यूज हो रहा है और ये बेसिकली COOH के फॉर्म में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O माइनस इधर है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, H+ आयन जब यूज कर रहे हैं तो H+ आयन यूज करने के साथ ही ये दो पार्ट में, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दो पार्ट में टूट जा रहा है। एक तो पार्ट हो गया ये, यस, एक तो पार्ट हो गया ये CH3CHO और दूसरा पार्ट हो गया ये CO2। ठीक है, तो दो दो पार्ट में टूट गया, एक तो ये CH3CHO वाला पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया CO2 का। तो मैंने आपको बताया था कि कई बार जब आप वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वाटर नहीं यूज हो रहा है, लेकिन आपने बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे आपने स्प्लिटिंग कर दी है। और ये काम कौन कर सकता है, अगर हाइड्रोलेसिस नहीं है तो आपका लाइगेसेस, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो गया लाइगेसेस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप आगे किस तरीके के वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उसके ऊपर भी काम कर सकें। अब आपको जैसा कि पता है कि गेट का एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी आने वाला है, 1 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स इस समय करेंटली रनिंग है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था उसके ऊपर, तो उसका लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि PDF आपको पूरा का पूरा जितने भी क्लासेस होंगे उनकी PDF मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको एग्जामिनेशन तक मिल जाएंगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। Thank you so much. Have a good day.